जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि प्रताप सिंह आया हूं आपके सामने संसार के भूगोल की क्लास लेकर। और मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नदी द्वारा बनाई जाने वाली भूपटल पर संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं। जो भूपटल है मेरे दोस्तों पृथ्वी का, उस पर नदी द्वारा कौन कौन सी संरचनाएं बनाई जाती हैं। इससे पहले मेरे दोस्तों मैं 3 क्लासें ले चुका हूँ। किसके ऊपर? बाह्य जात बल के ऊपर। और मेरे दोस्तों इससे पहली क्लास हम अपर्दन के ऊपर ले चुके हैं। और मेरे दोस्तों मैं बहुत सारी क्लासें ले चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बहुत सारी क्लासें भूगोल की हैं जो डिटेल में ज्योग्राफी मैंने पढ़ा रखी है। मेरे दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नदी द्वारा बनाई जाने वाली संरचनाएं। और मेरे दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत है। इसलिए किसी काम को ठान कर करिए और जीत निश्चित ही होगी मेरे दोस्तों। तो देखिए मेरे दोस्तों, नदी द्वारा बनाई जाने वाली संरचना। देखिए अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, नदी क्या होती है। देखिए नदी एक ऐसी संरचना होती है जिसमें जल का प्रवाह होता है, ठीक है। और जल का प्रवाह कैसे होता है? वो हिमानियों के द्वारा बर्फ पिघलने के बाद भी होता है। कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं, जो कुछ नदियां ऐसी होती हैं केवल मौसमी होती हैं मेरे दोस्तों, किसी विषय जैसे बरसात के मौसम में ही उत्पन्न होती हैं और फिर सूख जाती हैं। और ये काफ़ी लंबी दूरी तय करती हैं मेरे दोस्तों, और ये धरातल पर बहती हैं। अगर हम बात करें, देखिए मेरे दोस्तों, नदी से संबंधित एक कुछ शब्दावली है, जैसे प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र क्या होता है और नदी द्रोणी क्या होती है, आइए इनको जान लेते हैं। रिवर बेसिन, ठीक है, या जल ग्रहण क्षेत्र। बात एक ही है मेरे दोस्तों, होता क्या है, जैसे कोई बड़ी नदी होती है मेरे दोस्तों, मान लीजिए एक बड़ी नदी है, ठीक है, मान लीजिए गंगा है, ठीक है। अब इसमें छोटी छोटी नदियां आकर पानी डालना शुरू कर देती हैं, ठीक है। और ये छोटी छोटी नदियां पानी डाल देती हैं मेरे दोस्तों। और ये बड़ी नदी जैसे गंगा नदी है, ठीक है, इन सभी नदियों को पानी इकट्ठा करके ले जाकर समुद्र में डाल देती है, ठीक है। तो इसी को हम, जो पूरी ये संरचना है, ठीक है, जितनी भी छोटी नदियां हैं और बड़ी नदियां हैं, ठीक है, इन सबको मिलाकर पूरा एक क्या बन जाता है मेरे दोस्तों, प्रवाह क्षेत्र बन जाता है, जिसको हम नदी द्रोणी भी कहते हैं, ठीक है, रिवर बेसिन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम जैसे ये जल ग्रहण क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी नदियों का जल ग्रहण कर रही है, एक बड़ी नदी, ठीक है। तो ये पूरा जो है जल ग्रहण क्षेत्र भी कहलाता है, कैचमेंट एरिया भी कहलाता है, ठीक है। जैसे मेरे दोस्तों सिंधु नदी द्रोणी या सिंधु प्रवाह क्षेत्र या सिंधु जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है, गोदावरी जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है, अमेजन जल ग्रहण क्षेत्र, या फिर मेरे दोस्तों नील नदी जल ग्रहण क्षेत्र। इस तरीके से जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं। देखिए एक होता है जल विभाजक क्षेत्र। क्या होते हैं? वाटर सीड एरिया। देखिए मेरे दोस्तों, वाटर सीड एरिया क्या होते हैं, आइए इनको जान लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, जल विभाजक क्षेत्र या वाटर सीड एरिया क्या होता है। देखिए मेरे दोस्तों, अगर हम भारत का मैप देखें इस तरीके से, देखिए, ठीक है, तो अगर हम भारत का मैप देखेंगे मेरे दोस्तों, तो यहां पर क्या है, अगर मेरे दोस्तों हम भारत का मैप देखें तो देखिए यहां पर एक अरावली पर्वत श्रेणी है जो कि राजस्थान से होकर जाती है, ठीक। और यहां पर राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी है और उसके ऊपर एक उच्च भूमि क्षेत्र है। उच्च भूमि क्षेत्र है, यहां पर ये मेरे दोस्तों क्या करती है, ये उच्च भूमि क्षेत्र, ये वाला एरिया, इतना एरिया जो है मेरे दोस्तों उच्च भूमि क्षेत्र है। और ये वाला एरिया जो क्या करता है मेरे दोस्तों, ये एरिया जो है, देखिए, सिंधु और गंगा द्रोणियों को अलग करता है। जो सिंधु, जैसे ये सिंधु नदी मेरे दोस्तों ऐसे बहती है, इसके साथ ही अनेक नदियां बहती हैं। देखिए जैसे राप्ती है, वो सॉरी मेरे दोस्तों, चिनाब है, झेलम है, ठीक है, सतलज है, और ठीक है, ये नदियां जो है मेरे दोस्तों सिंधु नदी क्षेत्र में आती हैं। ये सिंधु नदी क्षेत्र को अलग करता है मेरे दोस्तों गंगा नदी क्षेत्र, ठीक है। और ये गंगा नदी क्षेत्र है, गंगा नदी जल ग्रहण क्षेत्र है। इन दोनों को जो है मेरे दोस्तों ये जल विभाजक क्षेत्र कहलाता है, जो कि ये जो जल विभाजक क्षेत्र कहलाएगा, ये उच्च भूमि, इन दोनों द्रोणी, सिंधु नदी द्रोणी और गंगा नदी द्रोणी, यानी सिंधु नदी क्षेत्र और गंगा नदी क्षेत्र को अलग करती है। सिंधु जल ग्रहण क्षेत्र और गंगा नदी जल ग्रहण क्षेत्र को अलग करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, जल विभाजक क्षेत्र, वाटर सीड एरिया, ठीक है। ये मेरे दोस्तों कहां पर स्थित है, हरियाणा वगैरह में ये स्थित है, ठीक है। ये उच्च भूमि क्षेत्र भी कहलाता है भारत का, ठीक। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, नदी द्वारा जो बनाई जाने वाली संरचनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखिए बी आकार की घाटी क्या होती है। देखिए मेरे दोस्तों, अगर बी आकार की घाटी की बात करें, जैसे किसी पर्वत
पर मेरे दोस्तों या पठार पर कोई नदी बह रही है, मान लीजिए पर्वत है, ये पठार है, या पठार समझ लीजिए या पर्वत समझ लीजिए, यहाँ पर नदी बह रही है मेरे दोस्तों। जब नदी बहती है मेरे दोस्तों तो क्या होता है, देखिए समझ लीजिए, पहले वो कटान करती है इस पर्वत का, और जब पर्वतों का कटान करती है तो मेरे दोस्तों धीरे धीरे वो कटान करती जाती है, कटान करती जाती है और गहरी होती जाती है, और फिर नदी बहुत गहराई में जो है बहना शुरू कर देती है कटान करते करते, और एक शेप हो जाती है, एक शेप बना लेती है, एक संरचना बना लेती है जो कि इस तरीके की होती है मेरे दोस्तों, इस तरीके की, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं बी आकार की घाटी, ठीक है। अगर इसके हम बात करें मेरे दोस्तों, जो साइडों में मेरे दोस्तों जो संरचनाएं होती हैं, जो ढलान होते हैं, वो कैसे हैं होते हैं, उत्तल प्रकार के होते हैं, और इसको मेरे दोस्तों क्या कहते हैं, बी आकार की घाटी कहते हैं। ये लगातार मेरे दोस्तों जब नदी बहती है तो कटान करना शुरू कर देती है, और फिर वो एक आकार का जो उसकी घाटी है मेरे दोस्तों, वो कैसा आकार ले लेती है, बी के आकार के रूप में आकार ले लेती है, और इसी को हम मेरे दोस्तों बी के आकार के रूप में उसकी संरचना बन जाती है, और इसी को हम कहते हैं बी आकार की घाटी। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो देखिए बी आकार की घाटी या बी शेप्ड वैली दो प्रकार की होती है। कुछ किताबों में मेरे दोस्तों देखिए दो रूपों में माना जाता है, देखिए गार्ज और कैनियन। देखिए कुछ किताबों में मेरे दोस्तों कैनियन को जो है आई आकार की घाटी भी कह देते हैं, आई आकार की घाटी, ठीक है, आई शेप्ड वैली। देखिए अब गार्ज और कैनियन में अंतर क्या है, देखिए मेरे दोस्तों कैनियन जो है आकार में बड़ा होता है और गहरा भी होता है, और गार्ज जो होता है ठीक है बहुत गहरा होता है, ठीक है, क्योंकि नदी लगातार कटान कर रही है। जब लगातार कटान कर रही है तो इसकी संरचना कैसी हो जाती है, बहुत गहरी हो जाती है मेरे दोस्तों, और इसी को हम क्या कहते हैं, गार्ज कह देते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, गार्ज कहते हैं। मान लीजिए नदी बह रही है नीचे मेरे दोस्तों, ये क्या बह रही है, नदी बह रही है, ठीक है, और ये क्या बन गया है, एक गार्ज बन गया है। देखिए कितनी गहराई में गार्ज स्थित है, ये सब क्या है, एक गार्ज कहलाएगा। और अगर यही विशालतम रूप ले ले मेरे दोस्तों, विशाल रूप ले ले, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये गार्ज या कैनियन बनते कैसे हैं, कभी कभी क्या होता है मेरे दोस्तों, जो देखिए जलप्रपात के तीव्र गति से पीछे हटने के कारण, जब जलप्रपात तीव्र गति से कटान होता है, जब जलप्रपात क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए दो पहाड़ हैं, ठीक है, इनके बीच से नदी आई और अचानक से क्या हुआ, यहां पर खाई आ गई या ढलान आ गया और इसने कटान शुरू किया था, लेकिन फिर भी वो कटान नहीं कर पाई है ज्यादा, ठीक है, और इस तरीके से जो है पानी गिरता है ऊपर से, पहाड़ों पर से नीचे, या पठारों से या ऊंचाई वाले क्षेत्र से पानी नीचे गिरता है मेरे दोस्तों, ठीक है। और जब नीचे खाई आ जाए या अचानक से गहराई आ जाए, वहां पर पानी गिरता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, प्रपात बोलते हैं, प्रपात बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रपात बोलते हैं, ठीक। अगर मेरे दोस्तों ये चट्टानें यहाँ की जो है, ये चट्टानें जो है कमजोर हैं, ठीक है, कमजोर है, इनका कटान तेजी से हो रहा है, तो ये क्या होगा, पीछे हटता चला जाएगा, नदी इसका कटान करती जाएगी और ये पर्वतों के बीच में से पीछे हटती चली जाएगी और गार्ज का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ये पर्वत ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, लेकिन बीच का हिस्सा कटता हुआ पीछे की ओर बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से मेरे दोस्तों, और क्या बन जाएगा, ये गार्ज बन जाएगा, ये एक गार्ज बन जाएगा, काफी लंबा और गहरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, देखिए गार्ज कहाँ है और कैनियन कौन सा है प्रसिद्ध, इसको जान लेते हैं। हम अलग वीडियो में जानेंगे और भी अच्छे से, ठीक है, कि कौन कौन सा गार्ज कहाँ पर है, कौन कौन सा कैनियन कहाँ पर है। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, मुख्य देखिए सिंधु नदी गार्ज, सिंधु नदी पर स्थित है सिंधु नदी गार्ज, और सतलज नदी पर मेरे दोस्तों शिवकिला गार्ज है। सतलज नदी पर कौन सा है, शिवकिला गार्ज है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा है, दिहांग गार्ज है, ठीक है। सिंधु नदी पर सिंधु गार्ज, सतलज नदी पर शिवकिला गार्ज, ब्रह्मपुत्र नदी पर दिहांग गार्ज, और यूएसओ में मेरे दोस्तों, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो एक नदी है, उस पर ग्रैंड कैनियन नाम का एक कैनियन है मेरे दोस्तों, ठीक है, ग्रैंड कैनियन नाम का एक विशाल कैनियन है, ठीक है। इसको हम आई आकार की घाटी भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जान लिया बी आकार की घाटी दो प्रकार की हो सकती है, गार्ज या कैनियन। गार्ज जो है एक छोटा रूप होता है, लेकिन ये भी काफ़ी गहराई होती है इसकी, और काफ़ी पतला होता जाता है लगातार गहराई में जब नदी कटान करती है, ठीक है।
और ये वी के शेप में होता है, बी आकार के शेप में होता है। और कैनियन में क्या होता है मेरे दोस्तों, कैनियन वैसे बहुत ज़्यादा गहरा होता है और काफ़ी एरिया होता है इसका कैनियन का, तो इसको हम आई आकार की घाटी भी कह देते हैं क्योंकि ये काफ़ी गहराई में होता है, आई के रूप में होता है। देखिए अब हम बात करते हैं जलप्रपात या वाटरफॉल क्या होते हैं। देखिए जलप्रपात या वाटरफॉल्स, देखिए चट्टानी संरचना में अगर विषमता हो कहीं पर, ये पठारों पर भी मौजूद हो सकते हैं मेरे दोस्तों, कहीं पर्वतों पर भी मौजूद हो सकते हैं जलप्रपात। इनमें विषमता होती है या असमान अपर्दन हो जाए, कहीं पर जो है ज्यादा अपर्दन हो जाए और कहीं पर क्या हो जाए, कम अपर्दन हो जाए, ठीक है। और भूखंड में उत्थान हो जाए या भ्रंश कगारों का निर्माण हो जाए, ठीक है। ये सब मैंने आपको जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, ठीक है, अंतर्जात बलों के अंतर्गत मैंने ये सब चीजें पढ़ा दी हैं। आप वहां जाइए, आपको समझ में आ जाएगा भ्रंश कगार क्या है, भूखंड उत्थान क्या है, ठीक है। और उत्तर अमेरिका में देखिए नियाग्रा जलप्रपात है, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात है। अब पहले हम जलप्रपात को समझ लेते हैं क्या है आखिर। देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये पर्वत है, ध्यान से देखिए ये पर्वत है, यहां पर कटान कम हुआ लेकिन नीचे जो है कटान ज्यादा हो गया है, ठीक है। और ज्यादा हो गया है तो मेरे दोस्तों नीचे कटान क्या हो गया है, ज्यादा हो गया। अब पानी क्या होगा मेरे दोस्तों, जब यहां पर कटान ज्यादा हो गया है तो फिर क्या होगा मेरे दोस्तों, पानी जो है यहां से जब आएगा, आने के बाद मेरे दोस्तों नदी का पानी, यहाँ पर कटान ज़्यादा हो गया तो ये गहराई हो गई और यहाँ से पानी नीचे गिरेगा, ठीक है। जब नीचे गिरेगा मेरे दोस्तों तो ये जो संरचना बनी, जो कि पानी गिरता हुआ ऊंचाई से दिखाया गया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पानी जो ऊपर ऊंचाई से गिरता हुआ दिखाया गया है ये, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। ये कहीं भी हो सकता है, किसी पर्वत से अचानक पानी बह रहा है, नदी बह रही है और फिर नीचे खाई आ जाए तब वो पानी गिरे, ठीक है, या फिर ऊंचाई से नीचाई वाले स्थान पर गिरे, ठीक है। असमान अपर्दन की बात बता दी मैंने। संरचना में विषमता हो जाए मेरे दोस्तों, विषमता मतलब कहीं पर ऊंचाई है कहीं पर नीचाई है, तो फिर जब पानी ऊंचाई से नीचाई पे गिरेगा, नीचे पे गिरेगा तो फिर क्या होगा, प्रपात का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। असमान अपर्दन बता दिया। भूखंड में उत्थान, मान लीजिए ये कभी भूखंड एक समान था लेकिन इतना भूखंड क्या हो गया, ऊपर उठ गया है और ये नीचे के नीचे ही रह गया, तो ये जो ऊपर उठ गया है, फिर जो नदी आ रही है वो मेरे दोस्तों, या फिर ये वाला नीचे धंस जाए या फिर ये वाला ऊपर उठ जाए, तो फिर क्या होगा मेरे दोस्तों, एक जगह ऊंचा हो जाएगा और एक जगह नीचा हो जाएगा। और ऊंचाई से जब पानी गिरेगा, ठीक है, नीचे की तरफ, नीचाई की तरफ, नीचे की तरफ, तो वो जो संरचना बन गई, पानी गिरता हुआ जो दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं प्रपात। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, जलप्रपात। जैसे बहुत से लोग मंसूरी गए होंगे, केम्प्टी फॉल, ठीक है, वो केम्प्टी फॉल यानी प्रपात ही है एक प्रकार का, जो कि ऊंचाई से गिर रहा है नीचे, ठीक। तो देखिए मेरे दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का नियाग्रा जलप्रपात, ये काफी प्रसिद्ध है। इनको जलप्रपातों की एक अलग वीडियो बनाएंगे हम, उसमें आप सभी जलप्रपात पढ़ेंगे, ठीक है, वन लाइनर की तरह। देखिए दक्षिण अफ्रीका का जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है, बहुत फेमस है। और भारत में कर्नाटक शरावती नदी, कर्नाटक में, भारत का राज्य है कर्नाटक, शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है मेरे दोस्तों। और नर्मदा नदी पर मेरे दोस्तों धुआंधार जलप्रपात है। और स्वर्ण रेखा नदी पर मेरे दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात है, ठीक है। ये जलप्रपात हो गए मुख्य, लेकिन हम इसको वन लाइनर की तरह एक अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे और उसमें सारे जलप्रपात भारत के होंगे और एक वीडियो में सारे जलप्रपात किसके होंगे मेरे दोस्तों, विश्व के होंगे, यानी संसार के होंगे। अब मेरे दोस्तों कुछ और संरचनाएं इनको पढ़ लेते हैं। जैसे जलोढ़ शंकु है, एलुवियल कॉन। देखिए जलोढ़ शंकु क्या होता है, एलुवियल कॉन, इसको समझ लेते हैं। देखिए जब नदी मेरे दोस्तों पहाड़ पे से आती है, नदी जब पहाड़ों पर से आती है, मान लीजिए ये पहाड़ हैं, ठीक है, दो पहाड़ हैं, इनके बीच से नदी आ रही है, हमेशा पहाड़ों की घाटियों से ही होकर नदी आती है, ठीक है। अब जब मेरे दोस्तों पहाड़ों से बीच से ये नदी आ रही है, जब ये मेरे दोस्तों गिरेगी और गिरने के बाद जो अवसाद लेके आएगी मेरे दोस्तों, और अवसाद किसके रूप में होंगे, इस तरीके से गिरा देगी और एक शंकु के रूप में जो है अवसाद गिरा देगी मेरे दोस्तों, ठीक है। और ये जो संरचना बनी है शंकु के रूप में अवसाद की जो संरचना बनी मेरे दोस्तों, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम जलोढ़ शंकु या एलुवियल कॉन बोलते हैं। और जलोढ़ शंकु से एलुवियल कॉन से क्या बनता है मेरे दोस्तों, भावर प्रदेश बनता है। देखिए अगर हम भारत के उत्तर के मैदान की बात करें तो इसमें मुख्यतः 4 संरचनाएं हैं। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, सबसे पहली संरचना है भावर,
ठीक है, इसको हम भारत के भूगोल में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं भावर क्या है। ठीक है, भावर के बाद आता है मेरे दोस्तों तराई। ठीक है, लोलैंड एरिया, भावर को भावर ही बोलेंगे। ठीक, उसके बाद आता है मेरे दोस्तों बांगर। ठीक है, बांगर में मेरे दोस्तों दो चीजें होती हैं, एक कल्लर होती है, एक भूड़ होती है। भूड़ सब लोगों ने देखी होगी, रेत के रूप में होती है भूड़, और ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं मैदान में, मैदानी भागों में ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं रेत के। ठीक है, उनको हम भूड़ बोलते हैं। बांगर दो प्रकार की होती है। बांगर में दो प्रकार आते हैं, मैंने बताया, एक होता है कल्लर जो कि मेरे दोस्तों मिट्टी होती है और कठोर मिट्टी होती है। ठीक है, और बांगर, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों खादर। और खादर में मेरे दोस्तों क्या होता है, खादर में अगर बात करें, देखिए खादर वो एरिया होता है जहां पर हर साल लगभग बाढ़ आती है, पानी नदी का चढ़ जाता है, नदी के आसपास का क्षेत्र होता है, वो खादर कहलाता है। ठीक है, और अगर हम खादर की बात करें तो इसमें मेरे दोस्तों डेल्टा भी आ जाते हैं। ठीक, तो देखिए भावर वो प्रदेश होता है जहां पर नदी सबसे पहले पहाड़ पे से आने के बाद प्रवेश करती है मैदान में। फिर वहां क्या होता है, जो पहाड़ पे से पत्थर वगैरह आते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, वो सब इकट्ठा हो जाते हैं वहां, और वहां पर आकर नदी लगभग गायब सा हो जाती है, क्योंकि जो पानी होता है मेरे दोस्तों इन पत्थरों के बीच से ही होकर गुजरता है, पानी ऊपर दिखाई नहीं देता है। और तराई क्षेत्र की बात करेंगे तो तराई क्षेत्र में मेरे दोस्तों जलोढ़ पंख होते हैं। आइए इनको जान लेते हैं। देखिए तराई क्षेत्र में और बांगर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो है कभी ना कभी कोई ना कोई नदी गुजरती है और अपने अवसाद छोड़ गई है, लेकिन आज वहां नदी नहीं है, और वहां पर जो है मेरे दोस्तों उच्च भूमि है, मैदान में उच्च भूमि है, और वहां पर खेती बाड़ी कृषि अच्छे से होती है। और खादर की तो मैंने बात बताई दी आपको। तो देखिए अब मेरे दोस्तों ये तो था जलोढ़ शंकु, अब पढ़ते हैं मेरे दोस्तों जलोढ़ पंख। देखिए जलोढ़ पंख क्या होता है, बात एक ही है मेरे दोस्तों, देखिए थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या होता है, जलोढ़ पंख में जब कोई नदी आती है मेरे दोस्तों तो इस तरीके से काफी एरिया में वो अपना जो है अवसाद छोड़ देती है। ठीक है, और एक पंखे के रूप में वो है अवसाद छोड़ देती है। ऐसा लगता है जैसे एक पंखे का रूप है और अवसाद छोड़ देती है। एरिया काफी बड़ा होता है मेरे दोस्तों, सारे अवसाद छोड़ देती है। और बहुत सारी नदियां आप जानते हैं हिमालय से निकलती हैं, पर्वतों से निकलती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं मेरे दोस्तों। तो ये बहुत सारे जब नदियां निकलती हैं तो ये आपस में लगभग जुड़ से जाते हैं जलोढ़ पंख। ठीक, और इसी को हम जलोढ़ पंख बोल रहे हैं। ये सारे जलोढ़ पंख आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ से जाएंगे, और जुड़ने के बाद क्या बना लेंगे, तराई क्षेत्र बना लेंगे। यहाँ पर जो है दलदली भूमि पाई जाती है मेरे दोस्तों, वन पाए जाते हैं दलदली, और दलदली भूमि पर रहने वाले जानवर पाए जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, देखिए इसको गिरिपद प्रदेश या तराई क्षेत्र मैंने बता दिया, तराई क्षेत्र भी बोलते हैं, गिरिपद प्रदेश। गिरिपद मतलब गिरि मतलब पहाड़ और पद मतलब पैर, यानी पहाड़ों के पैरों वाला एरिया गिरिपद प्रदेश कहलाता है। अब हम बात करते हैं नदी विसर्प क्या होता है। नदी विसर्प को जान लेते हैं। नदी विसर्प, देखिए मेरे दोस्तों नदी विसर्प क्या होता है, आप जानते होंगे पहाड़ों पर से जब नदी आती है फिर मैदान में उतरती है। देखिए पहाड़ों पर से जब नदी आती है तो पहाड़ों पर तो उसका वेग पानी का बहुत ज्यादा होता है, जल का वेग, लेकिन जैसे ही वो मेरे दोस्तों मैदान में आती है तो उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो अनेक अवरोधों का सामना करती हुई बहती है। तो कुछ नदियां इस तरीके से बहती हैं मेरे दोस्तों, देखिए ठीक है, जैसे सर्प का आकार हो, चलता हुआ सर्प, इसी को हम, ठीक है मेरे दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, नदी विसर्प बोलते हैं, मेंडर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो नदी बह रही है मेरे दोस्तों मैदानों में, तो मैदानों में अधिकतर नदियां इसी प्रकार से बहती हैं। ठीक है, जैसे सांप चल रहा हो टेढ़े मेढ़े रूप में, इसी को हम नदी विसर्प कहते हैं। ठीक, ये नदी विसर्प जो है उत्तर भारत के मैदान में जो नदियां बहती हैं उनमें ज्यादा देखा जाता है। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों गोखुर झील क्या होती है, आइए गोखुर झील को जान लेते हैं। ऑक्सबो लेक क्या है, इसको जान लेते हैं। देखिए अभी हमने नदी विसर्प को पढ़ा था, समझ लीजिए नदी विसर्प को अभी हमने पढ़ा था, और गोखुर झील को अब जान लेते हैं क्या होती है। देखिए मेरे दोस्तों गोखुर झील, देखिए जैसे ये नदी विसर्प है मेरे दोस्तों, समझ लीजिए, देखिए ये नदी बह रही है, मान लीजिए ऐसे बह रही है नदी। ठीक है,
ये नदी ऐसे बह रही है। अब बहने के बाद जैसे जैसे नदी बह रही है तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो संरचना बनी यहां से लेकर यहां तक की, ठीक है, ये गाय के खुर के आकार का रूप ले रही है, गौ खुर के आकार का रूप ले रही है। ठीक, अब नदी जब बह रही है अचानक क्या हो, तेजी से बाढ़ आ जाए या क्या हो, अवरोध ये कट जाए तो नदी क्या होगी मेरे दोस्तों, नदी सीधा यहां से बहना शुरू कर देगी। सीधा कहां से बहना शुरू कर देगी, यहां से बहना शुरू कर देगी। और मेरे दोस्तों यहाँ अवसाद इकट्ठे हो जाएंगे और ये इतना एरिया मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और ये नदी यहाँ से डायरेक्ट बहना शुरू कर दे रही है। अब ये जब एरिया मेरे दोस्तों बंद हो गया है तो यहाँ पर पानी भरा रहता है। जब बरसात आएगी, मौसम आएगा, या नदी का पानी कैसे पहुंच जाएगा इसमें, ठीक है, बाढ़ के समय, तो ये जो नदी का पानी यहाँ भरा रहेगा ये एक झील का रूप ले लेगा और ये जो गाय का खुर होता है उसके आकार की एक झील बन जाएगी। इसी को हम गोखुर झील बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे दोस्तों बात करेंगे हम तटबंध या लीव्स की। देखिए तटबंध या लीव्स की क्या होता है इसको जान लेते हैं। देखिए जब कोई नदी बहती है मेरे दोस्तों तो वो लगातार अवसाद लेकर आती है पहाड़ी इलाकों से बहाकर, जहां भी अवसाद इकट्ठे होते हैं उनको, ठीक है, बरसात के मौसम में बहाकर लेके आती है। जब पानी का बहाव जब तेज होता है तो वहां से जो है मेरे दोस्तों क्या लाती है, जितना भी अवसाद है इकट्ठा करके लेके आती है। और लाने के बाद मान लीजिए ये नदी है, लाने के बाद मेरे दोस्तों इसने अवसाद जो है अपने किनारों पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ठीक है, जैसे बाढ़ आई, बाढ़ के बाद उसने अवसाद कहाँ इकट्ठा कर दिया, यहाँ इकट्ठा कर दिया दोनों किनारों पर। ठीक, और दोनों किनारों पर जब इकट्ठा कर दिया मेरे दोस्तों फिर क्या हुआ, ये दोनों एरिया इसके किनारे जो हो गए, दोनों किनारों के एरिया जो है ऊंचे हो गए हैं और नदी यहाँ पर गहराई में बह रही है। ठीक है, तो एक तरीके से समझ लीजिए प्राकृतिक रूप से बांध बन गए हैं, दो बंदे बन गए हैं। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, तटबंध बोलते हैं, जो नदी ने खुद अपने आप बनाए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, तटबंध या लीव्स बोलते हैं, तटबंध या लीव बोलते हैं। ठीक, तटबंध या लीव्स बोलते हैं। कहां बनते हैं मेरे दोस्तों, नदी के किनारों पर बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों बाढ़ का मैदान या फ्लड प्लेन। ठीक है, फ्लड प्लेन में क्या होता है देखिए समझ लेते हैं। फ्लड प्लेन इसमें क्या होता है, जब जैसे मान लीजिए कोई नदी है मेरे दोस्तों, उसने बहुत सारा अवसाद लाकर इकट्ठा कर दिया है। अब उसका जो है मेरे दोस्तों जो बहाव एरिया है, जो पानी बहने वाला एरिया है, ठीक है, जिसमें पानी बहता था वो लगभग बंद सा हो गया है, लगभग बहुत सारा अवसाद इकट्ठा होगा, उसका मार्ग लगभग बंद सा हो गया है। तो पानी क्या है मेरे दोस्तों, इधर उधर बहना शुरू कर देगा। ठीक है, वैसे तो सामान्य रूप से नहीं बहेगा, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आएगा, पानी की मात्रा बढ़ेगी तो पानी क्या होगा, आसपास के एरिया में बहना शुरू हो जाएगा। ठीक, और इस आसपास के मैदानी इलाके में जब पानी बहेगा तो इसी को हम क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, बाढ़ का मैदान या फ्लड प्लेन कहेंगे। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों डेल्टा की। देखिए मेरे दोस्तों डेल्टा कई प्रकार के होते हैं, आइए डेल्टा को विस्तार से जानते हैं, डेल्टा कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं डेल्टा जो नदी द्वारा बनाए जाते हैं क्या होता है। देखिए डेल्टा, देखिए मेरे दोस्तों अगर मैं डेल्टा को समझाऊं तो ऐसे समझ लीजिए, जब पहाड़ पर से नदी उतरती है, देखिए मेरे दोस्तों जब पहाड़ पर से नदी उतरती है तो उसका वेग बहुत अधिक होता है। जब वो मैदान में आती है तो उसका वेग कम होता चला जाता है, और जैसे जैसे वो दूरी अपनी जैसे मेरे दोस्तों वह दूरी अपनी जो है तय करती जाती है तो क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे जैसे वो दूरी तय करती जाती है उसके मार्ग में अवसाद इकट्ठे होते चले जाते हैं। वो जो ढोकर लेके आती है अवसाद इकट्ठा कर वो रास्ते में जमा होते जाते हैं और उसकी गति जो है मेरे दोस्तों लगातार धीमी होती जाती है। और उसके बाद जब वो समुद्र के किनारे पहुंचती है मेरे दोस्तों, तो समुद्र के किनारे जब पहुंचती है तो उसका जो है वेग बहुत कम हो जाता है, और बहुत कम वेग के कारण क्या होता है, उसके समुद्र के किनारे पर जाकर बहुत सारा अवसाद इकट्ठा हो जाता है और नदी जो है अनेक भागों में अनेक धाराओं में बट जाती है। और ठीक है मेरे दोस्तों, और अनेक धाराओं में बट जाती है मेरे दोस्तों, और समुद्र के किनारे जाकर और बहुत बड़े एरिया में वो फैल जाती है। और इसी को जो फैले हुए एरिया होता है और अनेक धाराओं में बटा होता है मेरे दोस्तों, और नदी के अवसाद जो इकट्ठा हो जाते हैं मेरे दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, डेल्टा कहते हैं। देखिए जैसे ये नदी आई मेरे दोस्तों, आने के बाद
मैदान से गुजरने के बाद मेरे दोस्तों जब ये समुद्र के किनारे पहुंची, ये समुद्र मान लीजिए, पहुंचने के बाद क्या हुआ, इसका वेग बहुत कम हो गया, अवसाद इकट्ठे हो गए। और अवसाद कहाँ इकट्ठे हो गए मेरे दोस्तों, नदी के अवसाद मेरे दोस्तों समुद्र के किनारे इकट्ठे हो गए और यहाँ पर जो है अनेक धाराओं में बट गई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दलदली एरिया भी पाया जाता है, बहुत सारा मैदान पाया जाता है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है मेरे दोस्तों। और यहाँ पर क्या होते हैं, पेड़ पौधे बहुत सारे उगे रहते हैं समुद्र के किनारे। और ये जो एरिया कहलाता है मेरे दोस्तों समुद्र के किनारे, ठीक है, जो नदी की अनेक धाराओं में बटे, यहाँ पर नदी अनेक धाराओं में बटी होती है, इसी को हम मेरे दोस्तों डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, डेल्टा बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं, आइए जान लेते हैं डेल्टा। देखिए मेरे दोस्तों अगर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं, आइए जान लेते हैं। पहला है चापाकार डेल्टा या एरेक्टुएट डेल्टा, ठीक है। एरेक्टुएट डेल्टा क्या होता है मेरे दोस्तों, चापाकार डेल्टा, आइए जान लेते हैं। ऐसा होता है मेरे दोस्तों जब ये नदी आने के बाद मेरे दोस्तों कहाँ पर, समुद्र के किनारे, इसने मेरे दोस्तों समुद्र के किनारे आकर अपना जब डेल्टा बनाया तो मेरे दोस्तों ये चाप के आकार का होता है, इस तरीके का, ठीक है। और इसमें जो है अनेक धाराएं होती हैं, ठीक है, नदी की अनेक धाराओं में बटा होता है ये डेल्टा, नदी अनेक धाराओं में बटी होती है यहाँ पर इस डेल्टा में, और ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है मेरे दोस्तों। तो इसी को हम चापाकार डेल्टा या एरेक्टुएट डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों कौन कौन सी नदी हैं एरेक्टुएट डेल्टा में या चापाकार डेल्टा में, तो गंगा नदी चापाकार डेल्टा बनाती है, समझ लीजिए नील नदी चापाकार डेल्टा बनाती है। ऑप्शन में पूछ लेगा चापाकार डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन रख देगा और आपको बताना पड़ेगा कौन सी नदी बनाती है। गंगा, नील, नाइजर, वांगो, इरावदी, ठीक है, ये अफ्रीका की है, ये भी अफ्रीका की नदी है। वांगो चीन की नदी है। इरावदी कहाँ की नदी है मेरे दोस्तों, इरावदी कहाँ की नदी है, इरावदी जो है मेरे दोस्तों म्यांमार की नदी है। मैकांग, सिंधु भारत की नदी है। बोलगा, रीना और रोन, ये सब मेरे दोस्तों ये नदियाँ क्या बनाती हैं, चापाकार डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं मेरे दोस्तों, चापाकार डेल्टा बनाती हैं। अब हम बात करते हैं पक्षीपाद डेल्टा या पंजाकार डेल्टा, इसको बोलते हैं वर्ड फुट डेल्टा। आइए जानते हैं वर्ड फुट डेल्टा वैसे कितने प्रकार का होता है। देखिए 3, 4, 5, 6 प्रकार का होता है पक्षीपाद डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ज्वार नदमुख डेल्टा, एस्चुरी डेल्टा, दंताकार डेल्टा, कस्पेट डेल्टा, प्रगतिशील डेल्टा, प्रोग्रेसिव डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा, एवंडेंट डेल्टा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आइए अब हम जानते हैं पक्षीपाद डेल्टा या पंजाकार डेल्टा कैसे होता है। देखिए हम बात करते हैं मेरे दोस्तों पक्षीपाद या पंजाकार डेल्टा, इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे ये नदी आई मेरे दोस्तों, आने के बाद क्या हुआ, इसने इस तरीके से देखिए धाराएं बट गई, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पक्षीपाद या, ठीक है मेरे दोस्तों, पंजाकार डेल्टा बोलते हैं। और ये किस नदी पर है, ये कौन सी नदी बनाती है, ये नदी बनाती है मिसिसिपी मिसौरी नदी, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, और इसको जो है विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। अगर मेरे दोस्तों लंबाई में बात करें तो नील नदी, अगर सबसे बड़ी बात करें, ठीक है, अगर प्रवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी, जल क्षेत्र के आधार पर तो मेरे दोस्तों वो अमेजन है जो कि दक्षिण अमेरिका की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज्वार नदमुख डेल्टा या एस्चुरिन डेल्टा, इसमें क्या होता है आइए जान लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों एस्चुरिन डेल्टा, बहुत से लोग इसको जो है एस्चुरी बोलते हैं, डेल्टा बोलते भी नहीं है। आपने सुना होगा, प्रश्न आता है कि भारत में कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, तो मेरे दोस्तों हम बात करते हैं नर्मदा, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि वो क्या बनाती है मेरे दोस्तों, ज्वार नदमुख डेल्टा या एस्चुरी बनाती है, ठीक है। जब एस्चुरी जो होता है मेरे दोस्तों वो डेल्टा की श्रेणी में बहुत से भूगोल शास्त्री नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है, ठीक है, डेल्टा के रूप में भी माना जाता है इसको। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कोई नदी आई मेरे दोस्तों और वो समुद्र के किनारे पर जाकर मिलती है, जैसे ये नदी आई मेरे दोस्तों, ये समुद्र है, ठीक। अब जब समुद्र के किनारे आई तो क्या होता है मेरे दोस्तों, एस्चुरी वहां बनते हैं जहां पर मेरे दोस्तों ज्वार भाटा ज्यादा आते हैं, ठीक है, समुद्र में उथल पुथल ज्यादा रहती है, समुद्र का पानी ऊपर चढ़ आता है, फिर नीचे उतर जाता है, ऊपर चढ़ आता है, नीचे उतर आता है। तो जो भी अवसाद होते हैं मेरे दोस्तों वो नदी के क्या होते हैं, जो भी अवसाद होते हैं वो समुद्र में चले जाते हैं और वो अवसाद इकट्ठा नहीं कर पाती, और इस तरीके से एक संरचना बन जाती है, नदी अंदर की ओर मतलब
जो है नदी समुद्र की ओर ज़्यादा चौड़ी हो जाती है और वहाँ पर कोई भी अवसाद इकट्ठा नहीं होता, तो इस वाले एरिया को हम क्या बोल देते हैं, एस्चुरी बोल देते हैं। ये समुद्र है मेरे दोस्तों और ये नदी है मान लीजिए, और ये क्या कहलाएगा, एस्चुरी, क्योंकि पानी जब आएगा तो सारा अवसाद ले जाएगा वापस कहाँ पर, समुद्र में। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसको बोलते हैं एस्चुरी डेल्टा। ठीक है, अब कहाँ कौन कौन सी नदी है, देखिए नर्मदा, ताप्ती, ये तो आप जानते होंगे भारत की हैं, मध्य भारत में स्थित है। ठीक है, फिर पोडर कनाडा की नदी है, विस्चुला पोलैंड की नदी है मेरे दोस्तों। पोलैंड क्या है, एक देश है, कौन सा देश है मेरे दोस्तों, कौन से महाद्वीप का देश है, ये यूरोप महाद्वीप का है। ओब रूस, ठीक है मेरे दोस्तों, ओब कौन सी नदी है, रूस की बहुत फेमस नदी है ओब। एल्ब नदी यूरोप की है मेरे दोस्तों, और सीन नदी फ्रांस की है। फ्रांस का पेरिस शहर जो है सीन नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है फ्रांस का पेरिस शहर किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। अगर हम बात करें आगे, देखिए मेरे दोस्तों दंताकार डेल्टा या कस्पेट डेल्टा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये कहाँ होता है, कैसा होता है, आइए जानते हैं दंताकार डेल्टा या कस्पेट डेल्टा। देखिए जब नदी आती है मेरे दोस्तों, आने के बाद मान लीजिए नदी है, ठीक है, और इस तरीके से नदी आई, आने के बाद इसने जो है अवसाद, ठीक है, अवसाद इस तरीके से इकट्ठा करने शुरू कर दिए और दांत के आकार या दंत के आकार के रूप ले लिया। ठीक है, और ये अवसाद इकट्ठे करने शुरू कर दिए इसने, समुद्र का किनारा है और इस तरीके से इसने एक डेल्टा बनाया जो कि किसके आकार का है, दंताकार डेल्टा है। ठीक है, दांत के आकार का, ठीक, दंत के आकार का। ये नदी कौन सी है, एब्रो नदी है। एब्रो नदी कहाँ है मेरे दोस्तों, स्पेन में है। ठीक है, स्पेन की नदी है, और स्पेन कहाँ का देश है, ये जो है मेरे दोस्तों यूरोप महाद्वीप का देश है स्पेन। ठीक, और इस एब्रो नदी का डेल्टा जो है कैसा है, दंताकार डेल्टा है, जो दांत के आकार का होता है। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों अगला डेल्टा कौन सा है। देखिए मेरे दोस्तों प्रगतिशील डेल्टा क्या होता है। देखिए प्रगतिशील डेल्टा में ऐसा होता है मेरे दोस्तों, जो नदियां अभी भी, आज भी और निरंतर क्या है मेरे दोस्तों, अवसाद ला रही हैं, और लाने के बाद कहाँ डाल रही हैं, समुद्र में डाल रही हैं, और अपने जो है मेरे दोस्तों जो डेल्टा है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि लगातार करती जा रही हैं, उसी को हम प्रगतिशील डेल्टा बोलते हैं। यानी उनका जो है डेल्टा लगातार प्रोग्रेस में है और प्रोग्रेसिव रूप में है मेरे दोस्तों, और डेल्टा लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, और ऐसे डेल्टा को क्या कहा जाता है, प्रगतिशील डेल्टा। जैसे गंगा और मिसिसिपी मिसौरी, गंगा और मिसिसिपी मिसौरी नदियां हैं, इनका जो डेल्टा है मेरे दोस्तों वो क्या है, प्रगतिशील डेल्टा माना जाता है। ये लगातार प्रगतिशील है, और जानते हैं हम लोग जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर डेल्टा बनाती हैं बंगाल की खाड़ी में, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और किस आकार का है, चापाकार डेल्टा है। अब मेरे दोस्तों आगे बात करते हैं हम परित्यक्त डेल्टा। परित्यक्त डेल्टा क्या होता है, देखिए परित्यक्त डेल्टा, आइए इसको भी जान लेते हैं। परित्यक्त डेल्टा में क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई नदी है, नदी ने पहले अवसाद इकट्ठा किया, यहां पर समझ लीजिए कहां पर इकट्ठा किया, समुद्र का किनारा है, यहां पर अवसाद इकट्ठा कर दिया इसने, ये क्या बना दिया अपना मेरे दोस्तों एक डेल्टा बना दिया। लेकिन यहां पर अवसाद बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होने के बाद इसका मार्ग अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध होने के बाद फिर क्या हुआ, ये नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, और रास्ता बदलने के बाद इसने नई जगह जाकर क्या करा मेरे दोस्तों, अपना जो है डेल्टा बना दिया। इस डेल्टा को वो त्याग चुकी है, इस डेल्टा को छोड़ चुकी है, अपना मार्ग चेंज कर चुकी है, और इसने जाकर यहाँ पर अपना डेल्टा बना दिया। और इस डेल्टा को ही मेरे दोस्तों जो त्याग चुकी है, इसी को हम परित्यक्त डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, परित्यक्त डेल्टा कहते हैं। अब चीन की होंगो नदी जो है मेरे दोस्तों, चीन की होंगो नदी जो है वो क्या है, परित्यक्त डेल्टा बना चुकी है एक, और वो अब जो वर्तमान में डेल्टा है वो उसका अलग डेल्टा है। एक वो डेल्टा परित्याग कर चुकी है, पहले वो वहां पर बहती थी लेकिन अब वो वहां पर नहीं बहती है और ना ही वो डेल्टा बनाती है। तो मेरे दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वीडियो में अगर आपको कोई कमी नज़र आ रही है मेरे दोस्तों तो कमेंट में लिखिए। मैं पूरी शिद्दत से, पूरे जो है होशो आवास में बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको भूगोल पढ़ा रहा हूँ। फिर भी अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो प्लीज़ लिखिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।